हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। तो आज की ये वीडियो एक स्पेशल डिमांड पर बनाई जा रही है। एक्चुअली कुछ एस्पिरेंट्स की डिमांड थी कि उन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वीडियो दी जाए टीजीटी एग्जाम्स के लिए। इसी के साथ साथ कुछ ने इन इक्वेशंस का जिक्र किया और कुछ ने कॉनिक सेक्शंस का भी जिक्र किया था। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल कॉनिक सेक्शन के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी टीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनमें जो कॉनिक सेक्शन की पीवाईक्यूज होंगे उनका डिस्कशन आज हम लोग करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ये वीडियो एक जैकपॉट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कॉनिक सेक्शन है और जितने भी टीजीटी एग्जाम्स होते हैं हर एक स्टेट के लिए उन सभी टीजीटी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन टॉपिक के। इसी तरह हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशंस और भी जो टॉपिक्स होंगे उन सबको भी वन बाय वन अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस करते करते कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करेंगे। इसके साथ साथ ट्रिक्स को समझेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त ट्रिक्स समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग ट्रिक्स समझेंगे और इसके साथ साथ एग्जाम की फील भी आपको आएगी जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको पता होगा ना कि आपको ये क्वेश्चन किस ट्रिक से करना है, क्या लॉन्ग मेथड है क्या शॉर्ट मेथड है, तो आपको एक एग्जाम की फील भी आएगी। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे एसेंट्रिसिटी पूछा है हाइपरबोला की, ठीक है। तो यहां पर हमें हाइपरबोला की एक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको एक अच्छे से फॉर्म में लिख लेते हैं जो हमारा नॉर्मल जनरल फॉर्म होता है हाइपरबोला का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये गिवन है। आपने क्या किया, डिवाइड ए स्क्वायर, डिवाइड ए स्क्वायर दोनों तरफ, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहां से आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब जो जनरल हमारी इक्वेशन होती है हाइपरबोला की वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। और अगर ये हमारी इक्वेशन है तो एसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो एसेंट्रिसिटी है इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल अपॉन ए। अब आप यहां से नोटिस करो, इसको और इसको कंपेयर करो, ठीक है। आप इन दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या मिलेगा, इन दोनों को कंपेयर करने पे हमें क्या मिला कि a जो है वो b के बराबर है, ठीक है। x के नीचे a है और y के नीचे भी a है, जबकि यहाँ y के नीचे b होना चाहिए। तो इसका मतलब a और b क्या है, आपस में बराबर है। तो अब हमें आप बताएंगे, तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि एसेंट्रिसिटी क्या होती है। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और b भी हमारा a के बराबर है तो यहाँ पर a हो जाएगा द होल अपॉन a, ठीक है। ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन a, ये हो जाएगा a अंदर स्क्वायर में है तो बाहर a हो जाएगा रूट अपॉन a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट। तो e की वैल्यू क्या आ गई, रूट 2। तो एसेंट्रिसिटी हमारी रूट 2 आ गई। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा ये क्वेश्चन आपका कितनी जल्दी हो गया। आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में सिर्फ ये फॉर्मूला रखना है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें आपको सिर्फ हाइपरबोला की इक्वेशन और उसकी एसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका आधे मिनट का काम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमको बोला है कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो इसका मतलब यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो सबसे पहले जल्दी से एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। तो हमको क्या है, हमको ये होता है ना सेक्टर,
तो हमको इसका एरिया निकालना है, विच मीन्स कि हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हमको रेडियस गिवन है। इसके अलावा आर्क ऑफ लेंथ 18.5 सेंटीमीटर। 18.5 सेंटीमीटर ये हमको क्या गिवन है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ मतलब ये गिवन है हमको। ठीक है, सो हमें आर्क गिवन है 18.5 सेंटीमीटर। तो यहां से सबसे पहले तो हम एक फॉर्मूला देखेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी, वो फॉर्मूला है एंगल मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, इस फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हमको सर्कल का रेडियस गिवन है और जो सेक्टर का हमें एरिया निकालना है ना, उस सेक्टर की हमें आर्क लेंथ गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर में हाफ आर स्क्वायर थीटा होता है, जिसमें से आर तो हमें पता है बट थीटा हमें नहीं पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस है, तो आर्क मतलब 18.5, रेडियस का मतलब 16। इसको आप 185 बाई 160 लिख दो और फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये आपका आएगा 37 अपॉन 32। ठीक है, आपको थीटा पता चल गया। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हुआ हाफ आर स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर इंटू थीटा मतलब 37 अपॉन 32। ठीक है, ये आएगा 37 इंटू 4, तो 37 इंटू 4 आएगा आपका 148। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर और फिर इस हिसाब से ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन भी आपका सिर्फ आधे मिनट का काम है अगर आपको ये फॉर्मूला पता है। तो देखो कॉनिक सेक्शन की ना एक बड़ी प्यारी सी खूबसूरती है, वो ये कि अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तो कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस आप लोग बहुत आसानी से लगा लोगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि कॉनिक सेक्शन अगर आपका टारगेट है कि आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ना है तो फिर आप फॉर्मूलेज याद करना शुरू करो। इनकी ट्रिक्स भी होती हैं, इनको और अच्छे से समझा भी जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूलेज याद नहीं होते तो समझ के फिर याद हो जाएंगे। ठीक है, और अगर रटने की बात है तो फिर रट के भी फॉर्मूलों को याद किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी अप्रोच क्या होगी इनको याद करने के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि एक अलग वीडियो बने, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि एक सेपरेट वीडियो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करें आपको कॉनिक सेक्शंस के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो हम लोग इसकी थ्योरीज जो है वो अलग एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ और सिर्फ इन दो बातों का ध्यान रखना है और ये दो बातें कुछ और नहीं बल्कि फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अगर आपको ये दो फॉर्मूले पता है तो ये क्वेश्चन भी आपका आधे मिनट में आराम से हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर बोला है कि एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इज ऑलवेज। अब देखो एक जो रियल एलिप्स होता है ना, तो उसकी जो एसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है, मतलब जो एलिप्स होता है उसके एसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से डिनोट करते हैं और ये जो ई है ना, ये हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, मतलब 0 से 1 के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, तो अब हम लोग 1 बाय 1 ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0। यहां पर हम लोग क्लियरली देख रहे हैं कि एसेंट्रिसिटी 0 से बड़ी है, 0 के बराबर नहीं है।
तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहे ग्रेटर देन 2, ये तो ग्रेटर देन 1 है ना, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो, सॉरी, तो ऑप्शन बी भी फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में कह रहे हैं लेस देन 1, तो लेस देन 1 तो है, तो ये हमारा ऑप्शन बन सकता है। ऑप्शन डी देखते हैं, ये कह रहे हैं लेस देन 2 बट ग्रेटर देन 1, बिल्कुल गलत। लेस देन 2 तो कहीं पर लिखा ही नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा ना कि ये क्वेश्चन कितना ही आसान है, और इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, सिर्फ आपको इतनी सी चीज पता होना चाहिए। किसके लिए? एलिप्स के लिए। आपको एलिप्स के लिए सिर्फ एसेंट्रिसिटी कहां से कहां तक लाई करती है, बस अगर ये पता हो ना, आप इस क्वेश्चन को आई थिंक 5 सेकेंड में भी कर दोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हमको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, y² = 32x। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि जो पैराबोला होता है उसकी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, y² = 4ax, इस फॉर्म में के लिए। तो अब ना इन दोनों को कंपेयर करो। जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं ना, हमको क्लियरली दिख रहा है कि हम 32 को क्या लिख सकते हैं। हम लोग 32 को लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो आपको ये नहीं लग रहा y² = क्या होता है 4ax। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई ना, दोनों को कंपेयर करा हमने तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मिल गई। अब ये कह रहे हैं कि फ्रॉम द फोकस ऑफ द पैराबोला अ लाइन ऑफ स्लोप इज ड्रॉन। जो पैराबोला होता है उसका जो फोकस होता है, इस इक्वेशन के लिए जो फोकस होता है a,0। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि फोकस से एक लाइन ड्रॉ करिए, मतलब मान लेते हैं ये फोकस है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जिसका स्लोप आपको गिवन है 1। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि हम लोग इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। तो यहां से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through x, y with slope m। ठीक है, ये क्या होता है y - y1। ठीक है, इसको x1 y1 कर दो, इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये हमारा फोकस था f, इसका हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिला था a,0 ना, और a,0 का मतलब 8,0। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन की एक इक्वेशन निकालनी है। हमको क्वेश्चन में क्या पूछा, द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो लाइन की इक्वेशन अब हम लोग बताते हैं। यहाँ पर लाइन की इक्वेशन हम लोग इसी जो फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा है ना, यहीं से निकालेंगे। तो लिखेंगे y माइनस, अब देखो ये हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा y1। हमको क्या करना है, हमको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस लाइन की इक्वेशन जो जिसका स्लोप 1 है और जो कि x1, y1 मतलब 8,0 से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1। y1 का मतलब 0, m का मतलब 1। यहाँ पर स्लोप जो है वो 1 गिवन है, ये देखिए। ठीक है, तो m = 1 हो गया इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 8, तो ये आएगा y = x माइनस 8। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर देखो मैच कर रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बात बस इतनी थी कि आपको ये पता हो, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला का, इक्वेशन पता होगा, तो आप वहां से फोकस अच्छे से निकाल लोगे। और जब आपको फोकस मिल गया तो फिर आप यहाँ से इस पूरी चीज को अच्छे से समझ पाओगे। और फिर यहाँ आपने क्या करना है, आपको एक ऐसी इक्वेशन बतानी है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है
जो कि किसी पॉइंट x1, y1 से पास हो रही है और जिसका स्लोप क्या है, m है। देखो मैंने ना हर एक स्लाइड पर कुछ ना कुछ हाईलाइट किया है, विच मीन्स कि आपको उन चीजों पर फोकस करना है। अगर आपको वो सारी चीजें पता हैं तो आप क्वेश्चन को लेस देन अ मिनट में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर टीजीटी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो चाहे किसी भी टॉपिक के हों, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते। हाँ, आपको टफ लग सकता है अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं पता है तो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मुलेज नहीं याद है, इक्वेशंस नहीं याद है, तब तो आपको कोई भी एग्जाम हो ना, कोई भी एग्जाम हो, आपको वो टफ ही लगेगा। तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप फॉर्मुलेज को अच्छे से समझें। आई एम रिपीटिंग कि अगर आपको इसकी थ्योरी की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ या फिर हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन लगता है, क्योंकि इसमें ना आपके कई लॉजिक्स आ जाते हैं यूज में। कैसे? क्वेश्चन कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई r1 एंड r2 इज d। इसका मतलब एक सर्कल ये है। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक का रेडियस r1 है और एक का रेडियस r2 है। अब यहां से एक चीज तो क्लियर हो रही है ना कि r1 और r2 दोनों ही डिफरेंट है, और दोनों में से, इसका मतलब दोनों में से कोई एक छोटा या कोई एक सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, और हो क्या रहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस 1 है, सॉरी d है। यहां पर अगर इसका सेंटर O है और इसका सेंटर O डैश है, तो O डैश क्या है, D है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को x मान लेते हैं, तो O डैश क्या हो जाएगा, r1 प्लस x प्लस r2। ठीक है, चलिए अब बात यहीं तक रोक देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दे विल टच ईच अदर इंटरनली। ठीक है, इंटरनली कब? तो देखो कोई भी सर्कल एक दूसरे को बाहर से ऐसे टच करेगा तो हम कहेंगे एक्सटर्नली। ठीक है, इसको हम कहेंगे टच एक्सटर्नली। ठीक, इसी तरह अगर इंटरनली की बात की जाए तो इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है टच इंटरनली। जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उनको हम ऐसे फिगर से शो करते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि एक r1 हो, जाहिर है ये इसका रेडियस होगा, तो एक का रेडियस क्या होगा, एक का रेडियस होगा r1 और एक का रेडियस होगा r2। ये तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब जरा देखो यहां पर ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि r1 बड़ा है r2 से। ठीक है, और आप मान लो कि r1 छोटा है r2 से, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। तो हम लोग r1 बड़ा है r2 से ये मान के चलते हैं, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है, इनके बीच की डिस्टेंस ही तो d थी ना, इनके बीच की डिस्टेंस d थी। यहां तक बात क्लियर है? तो यहां से d की वैल्यू क्या होगी, इस फिगर से d की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे होगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रही हूँ, कि अगर हमारा ये O है और ये O डैश है और ये A है, तो हमको क्या निकालना है, O डैश चाहिए हमको। तो O डैश के लिए हम क्या करेंगे, OA में से O डैश A माइनस कर देंगे। OA हमारा ये A है, ठीक है, और ये हमारा O है। तो OA मतलब क्या हुआ, R2, और OA डैश मतलब क्या हुआ, R1। तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, R2 माइनस R1। D की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, R2 माइनस R1। अब सिमिलरली अगर आप यहाँ से ये वाला लेके चलते ना, तो आपकी आंसर आता R1 माइनस R2।
ठीक है। तो अब हमको नहीं पता कि R1 बड़ा है कि R2 बड़ा है, इसीलिए जो हमारी फाइनल डी की वैल्यू आएगी वो आएगी R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में हम लोग लेते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर मॉड लगा लिया है। मॉड का मतलब क्या है कि डी की वैल्यू R2 माइनस R1 भी आ सकती है और R1 माइनस R2 भी आ सकती है। आप ऑप्शन में देखो, जो ऑप्शन आपके सिमिलर हो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन डी में R1 माइनस R2 दिया है, तो विच मीन्स कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं था, बस चीजें ना थोड़ी सी समझने वाली थी। हमको ये चीज गिवन थी, ठीक है, और हमको ये बताना था कि इंटरनली टच करेंगे अगर तो डी की वैल्यू क्या होगी। तो हमने क्या किया, हमने दोनों ही सर्कल्स को इंटरनली टच करा दिया। ठीक है, जैसे ही हम लोगों ने दोनों सर्कल्स को इंटरनली टच कराया हमको डी मिल गया। ठीक है, और हमको ये जो डी मिल रहा है, जो डी यहाँ पर R1 R2 और X को ऐड करने पे मिल रहा है, सेम डी यहाँ पर R2 में से R1 को माइनस करने पे मिल रहा है। ठीक है, या R1 में से R2 को माइनस करने पे मिल रहा है। तो बस हम लोगों ने डी की वैल्यू चेंज कर दी, वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। ठीक है, जैसे ही हमने सर्कल को इंटरनली रखा वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। तो इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर है वो R1 माइनस R2 आएगा। तो आई होप कि यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज हुए हैं वो आपको क्लियर होंगे। यहाँ पर देखो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने कोई खास फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बल्कि हमने इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिया है। तो आपको बताया गया था ना कि आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मोहन ने कितना अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा कि अगर क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं भी यूज हो रहा है ना, तो भी कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग आराम से उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट्स को भी अच्छे से ध्यान में रखो। फॉर्मूलाज आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए कॉनिक सेक्शन टॉपिक के लिए। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, देखो इन्होंने क्या कहा है कि एक सर्कल है जिस पर ये पॉइंट जो है वो लाई करता है। ठीक है, बना लेते हैं एक सर्कल और मान लेते हैं ये -4, -2 कोई पॉइंट है जो इस सर्कल पर लाई करता है। इसका सेंटर O मान लेते हैं। अब आगे पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब हमें क्या बताना है, हमको R बताना है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल if the center is located at -8, -10। ठीक है, अगर सेंटर -8, -10 है तो R की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत मजेदार चीज है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे, क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, जहां पर h और k इसके क्या हो जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे, सॉरी h और k इसके सेंटर हो जाएंगे और r जो होगा वो इसका रेडियस हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बस फॉर्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस एच, अब यहाँ देखो ये h है ये k है, तो जरा ध्यान से देखो यहाँ पे कंपेयर करो, h की वैल्यू क्या आएगी -8 और k की वैल्यू क्या आएगी -10 और r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x माइनस एच मतलब -8 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस के, तो y माइनस के की वैल्यू ये लिख देंगे हम लोग सर्कल की इक्वेशन से। ये आ जाएगा x प्लस 8 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ध्यान से देखो यार, ये तो एक ही इक्वेशन है, हमको निकालना R है और यहाँ पर x और y भी गिवन है, तो कैसे R निकलेगा। तो इसका मतलब इक्वेशन में, सॉरी इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना कि जिससे हम यहाँ पर x और y हटा सकें। जरा ध्यान से देखो ये गिवन है, इसी तरह जरा ध्यान से देखो ये भी गिवन है,
तो -4, -2 क्या कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाई भी करेगा। तो -4, -2 विल, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 मान ले तो विल सेटिस्फाई दी इक्वेशन 1। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, यहां से सिंपली x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो हो जाएगा 16 + 64 दैट इज 80 का r स्क्वायर। यहाँ से r की वैल्यू आएगी √80 और √80 का क्या मतलब होता है, √80 का मतलब होता है 4√5। ठीक है, सो 4√5 विच मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में एक चीज जरूर ध्यान में रखना, ये जो एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर मतलब यहाँ सरकमफ्रेंस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल को। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपको सभी फॉर्मूलेज, सभी इक्वेशंस, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही था। और देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है और ना ही इसमें बहुत ज्यादा कोई सॉल्व करने वाली चीज है। बस मेन क्या है, हमने हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल्स निकाला और वहां से हमने देखा यहाँ तक हम पहुंच गए। अब यहाँ पर इक्वेशन एक है जबकि वेरिएबल मेरे पास x, y और r है। तो सोचना ऐसे है कि जरूर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा कि यहाँ से हमारे 2 वेरिएबल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए जो कि हमें फाइंड करना है। ठीक है, अगर हमें r निकालना है और वो भी हमारा कांस्टेंट आंसर आ रहा है ना r, तो इसका मतलब और कोई वेरिएबल इक्वेशन में मौजूद नहीं होना चाहिए। तो x और y को हम लोग रिप्लेस करेंगे -4 और -2 से। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ये जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन है, तो इसका मतलब सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हम लोगों ने r की वैल्यू निकाली 4√5। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल्स दैट टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ, किसमें रख सकते हैं, इन चारों ऑप्शंस में से मेरे को एक ऑप्शन बताना है। इसमें जो खास बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि द सर्कल्स दैट टच बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग ना पहले छोटा सा फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाते हैं, ये एक सर्कल है, सॉरी ये एक एक्सिस है। अब ये क्या कर रही है, अब यहाँ पर एक सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह से कि वो एक्स वाई दोनों ही एक्सिस को टच कर जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये दोनों एक्सिस को देखो टच कर रहा है, यहाँ पर इस एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पर x पर भी टच कर रहा है और y पे भी टच कर रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में जैसा बोला था हमने वैसा फिगर तो बना दिया है। अब आगे की भी बात कर लेते हैं। आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कुछ तो होगी, कुछ तो होगी ना, हम लोग a मान लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी क्या होगी, a होगी। ये भी, अगर आप यहां पर एक पॉइंट डाल दो, ये कोई सेंटर है, इस सर्कल का कोई तो सेंटर होगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम लोगों ने निकाली a, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी a हो जाएगी, क्योंकि लाइंस क्या है, पैरेलल है। ये इसके पैरेलल है और ये जो है वो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये a होगा तो ये भी a हो जाएगा। तो आई होप कि ये a वाली बात आपको क्लियर होगी। अब जरा गौर करके देखो, ये जो a है ये सर्कल का रेडियस नहीं लग रहा, ये सर्कल का सेंटर है ना, ये पॉइंट सर्कल का सेंटर है। तो आपको ये पॉइंट रेडियस नहीं लग रहा, ये जो a वाला पॉइंट है ये तो रेडियस हो गया ना,
तो अगर ये रेडियस हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर भी ये ए ही दिखाएगा भाई। अगर यहाँ पर ये ए है तो सर्कल का रेडियस तो हमेशा सेम होता है, तो ये भी ए हो जाएगा। और अगर ये ए हो गया तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इतनी लाइन भी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, ये इतनी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहां पर हमारा सेंटर क्या होगा। यहां से यहां गए, ए आ गए, एक्स एक्सिस पर ए चले और वाई एक्सिस पर भी ए चले, तो हमारा सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर बनेगा वो क्या बनेगा, जो हमारा सेंटर बनेगा वो बनेगा ए कॉमा ए। ठीक है, ए कॉमा ए बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल वापस से लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर सारी मेहनत ना आपको इस फिगर में होगी, इस फिगर को समझने में ही जो दिमाग आपका लगेगा लगेगा, बाकी चीजें तो बस इक्वेशन पर ही डिपेंड करती हैं। x माइनस एच का होल स्क्वायर था प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यही तो था ना। अब x माइनस एच की जगह हम a लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सेंटर क्या है, a कॉमा ए, तो ये हो गया h और ये हो गया k, तो h की जगह a और y की जगह भी a, और रेडियस की जगह क्या होगा a, क्योंकि रेडियस भी क्या है, a ही तो है। अब हम लोग इसको पूरा ओपन कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ एकदम अच्छे से सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पर प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब जो भी हमें ऑप्शंस गिवन है ना, वहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो इन्होंने h यूज किया है, a की जगह इन्होंने h यूज किया है। अब देखो ये जो a है ये तो अल्फाबेट है ना, ये तो वेरिएबल है। अगर आप चाहो इसको x यूज कर लो, आपका मन हो आप इसको p यूज कर लो, आपका मन हो आप इसको f यूज कर लो, आपका मन हो आप इसको h यूज कर लो। तो ये सारी चीजें तो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो वेरिएबल्स को तो हम लोग चेंज कर ही सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस, सिंपली रिप्लेस कर देंगे a बाय h। ठीक है, हम लोग a को जो है वो h से रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनल जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 2hx माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम लोग मैच कर लेते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन मैच करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2hy प्लस h स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमको बस ये चीज समझनी थी, सबसे पहले तो हमको ये समझना था। इस फिगर को अगर आपने समझ लिया ना, फिर उसके बाद तो आपके बाएं हाथ का खेल है। आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखा और फिर उसको सॉल्व कर दिया और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके रिप्लेस कर दिया a को h से। ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। अब देखो एग्जाम में ना यही सब छोटी छोटी चीजें होती हैं। होता क्या है कि हम लोग यहाँ तक अगर सॉल्व कर लिए ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन, या ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, विच मीन्स कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। नहीं, हर बार हम गलत नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमें थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना पड़ता है, और वहां पर हम लोग जल्दी से ये ऑब्जर्व कर लेंगे कि a की जगह बस h की ही जो है वो रिप्लेसमेंट है। क्योंकि a क्या है, a एक वेरिएबल है, और वेरिएबल को हम a लिखें या अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट यूज करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आई होप कि इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें यूज हुई हैं, वेदर इट इज अ कॉन्सेप्ट और इट इज अ फॉर्मूला, वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी 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 इजी क्वेश्चन। ठीक है, सिंपली आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन किसकी गिवन है, इक्वेशन आपको एलिप्स की गिवन है।
तो पहले इसको एलिप्स के जनरल फॉर्म की तरह ले आते हैं, 45 को LHS RHS में मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा ये बन आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द एलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है हमारी जनरल फॉर्म। तो जो लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लेते हैं। लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, चलिए तो यहां से हम लोग ए निकाल लेते हैं पहले तो। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को √5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 आ गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई 3 और b की वैल्यू क्या आ गई √5। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर मतलब 5 अपॉन a मतलब 3, ये हो जाएगा 10/3। तो 10/3 दैट इज ऑप्शन ए विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आपने देखा ये क्वेश्चन कितना ही आसान था। आपने सिंपली क्या किया, आपने यहाँ पर एलिप्स की जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन लिखी और फिर उसके बाद आपने यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लगा दिया। तो बस आपको ये तीनों चीज पता होना चाहिए। तो आपने यहाँ पर एक बार फिर से देख लिया कि फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन कितनी जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आसान है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट इस क्वेश्चन में ना हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के तौर पे हम काफी कुछ इस क्वेश्चन में सीख रहे होंगे। देखो सबसे पहले तो ये कह रहे हैं कि द टू टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर टू द पैराबोला दिस इंटरसेक्ट ऑन द लाइन, किस लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब इनका ये है कि एक पैराबोला है, एक टेंजेंट है जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। हमको क्या बताना है, इंटरसेक्ट ऑन द लाइन द टू टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इस पैराबोला के टेंजेंट्स हैं, इंटरसेक्ट ऑन द लाइन। अब देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है। ठीक है, इस पॉइंट से तो बहुत ढेर सारी लाइन पास हो सकती है, इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास कर सकती हैं इस लाइन से। तो हमें क्या है, हमें बताना है कि हमें ये जो 4 ऑप्शंस गिवन है ना, ये समझ लो हमें 4 लाइंस गिवन है, इन चारों लाइन में से वो कौन सी लाइन है जो इस पॉइंट से पास होगी। ठीक है, हमको ये बताना है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को आप जब फिगर के थ्रू समझ लेते हो तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फिगर के थ्रू समझ लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पैराबोला गिवन है, अब हमको टेंजेंट गिवन है इसके बाद। तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि द जनरल फॉर्म, जैसे हम लोग ना सर्कल की इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखते थे, पैराबोला की इक्वेशन का जनरल फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो पैराबोला के टेंजेंट्स होते हैं ना, तो पैराबोला के टेंजेंट्स होते हैं, हम लोग उनका भी जनरल फॉर्म लिख सकते हैं और उनके जनरल फॉर्म का जो आंसर होगा वो ये होगा। जनरल फॉर्म वो ये होगा y is equal to mx plus a upon m। ठीक, तो ये होगा हमारा जनरल फॉर्म का टेंजेंट, पैराबोला के जो टेंजेंट्स होते हैं उनका जनरल फॉर्म हमारा ये होता है। मतलब जो भी ये जो पैराबोला है इसके जो ये टेंजेंट्स बने हैं इनकी भी तो कोई इक्वेशन होगी ना, तो वो इक्वेशन हम लोग उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं।
तो पैराबोला के जो टेंजेंट्स होते हैं उनकी इक्वेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक बात बताओ, इस टेंजेंट की स्लोप को आप m1 मान लो, इस टेंजेंट की स्लोप को आप m2 मान लो, एंड आई होप कि आप लोगों को ये बात पता होगी कि अगर कोई भी दो लाइन है उस जिसमें से एक का टेंजेंट m1 है, दूसरे का टेंजेंट m2 है, और ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो स्लोप होता है उसका मल्टीप्लीकेशन -1 के बराबर आ जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं टेंजेंट 1 के लिए, ठीक है। इसको टेंजेंट 1 मान लेते हैं और इसको टेंजेंट 2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट 1 के लिए इक्वेशन निकालेंगे, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू m1x प्लस a अपॉन m1, ठीक है। इसी तरह हम लोग टेंजेंट 2 के लिए इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू m2x प्लस a अपॉन m2। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप m2 को -1 अपॉन m1 लिख सकते हो ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आएगा y इज इक्वल टू -x अपॉन m1 माइनस am1, ठीक है। ये हमारी फाइनल टेंजेंट की इक्वेशंस आ गई स्लोप के फॉर्म में, ठीक है। इसको मानेंगे इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर y की वैल्यू ये भी है और y की वैल्यू ये भी है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर हो जाएंगे, दोनों के LHS में y है, तो ये आ जाएगा हमारा m1x प्लस a अपॉन m1 इज इक्वल टू -x अपॉन m1 माइनस a m1, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आएगा m1 स्क्वायर x प्लस a इज इक्वल टू -x माइनस a m1 स्क्वायर, ठीक है। सबको एक तरफ करते हैं, ये आएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस a कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 प्लस m1 स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर x प्लस a इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के बराबर हो जाएगा और ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो x प्लस a की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -a हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है ना, इसका कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y मान लेते हैं, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y मान लेते हैं, जिसमें से x की वैल्यू हमको -a मिल चुकी है, तो -a, y हमारा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। बाकी चीजों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका हमको कोऑर्डिनेट मिल चुका है -a, y। अब देखो इस पॉइंट से ना बहुत ढेर सारी लाइन जो है वो पास करेगी, लेकिन हमारे गिवन ऑप्शंस में से ऐसी कौन सी लाइन है जो हमारे इस पॉइंट से पास हो जाए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू -a है, मतलब x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारा यहाँ पर आया था। अब y की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, y की वैल्यू कुछ भी हो, x प्लस a इज इक्वल टू 0 जो है वो इस इक्वेशन को तो सेटिस्फाई 110% करेगा। तो x प्लस a इज इक्वल टू 0 ऑप्शन में भी गिवन है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर हम लोगों ने ना किया ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये सारी चीजें जो यहाँ पर ये जैसे ये जो चीज है ना, ये सारी चीजें तो कॉमन है, ठीक है, और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी सी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो ये क्वेश्चन भी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, आपको फॉर्मूले पता है, तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट ले लेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर अभी आपको नहीं आता, आप सीख रहे हो ना,
तो इत्मीनान से सीखो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन सीखो इत्मीनान से, बट फिर उसको सीख कर जब आप इम्प्लीमेंट करोगे और आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तब आपको 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप सीख रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो अभी हम लोग फिर से इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा सा जल्दी से समझ लेते हैं, क्विक समरी ले लेते हैं। क्वेश्चन में हमको एक पैराबोला गिवन था। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोगों को एक ये पैराबोला गिवन था। ठीक है, उसके अलावा हमें टैंजेंट गिवन था और कहा गया था कि ये दोनों टैंजेंट्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये दोनों ही टैंजेंट्स, इस पैराबोला के तो बहुत से टैंजेंट बन सकते हैं, हम लोग हर एक पॉइंट पर एक नया टैंजेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि ये जो दोनों टैंजेंट्स हैं ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर है इनका कोई ना कोई तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत ढेर सारी लाइंस पास करेंगी। आपको बताना है कि आपके ऑप्शन में जो 4 लाइंस गिवन है, ठीक है, इन चारों में से कौन सी लाइन इसमें से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। इसके अलावा कोई और लाइन पास हो रही है नहीं हो रही है, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, दैट इज नन ऑफ आवर कंसर्न। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हमारे ऑप्शंस जो 4 गिवन हैं इनमें से कौन सी लाइन इस पॉइंट से जो है वो पास हो रही है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज देखी, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके स्लोप्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 के बराबर हो जाता है। अब हम लोगों ने क्या किया, टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। जो पैराबोला के टेंजेंट्स होते हैं उनकी एक जनरल फॉर्म होती है, हम लोगों ने वो बता लिया। उसके बाद हम लोगों ने 1 बाय 1 हर एक टेंजेंट के लिए उसको लिख लिया। एक बार हमने ये T1 वाले टेंजेंट के लिए लिखा और एक बार T2 वाले टेंजेंट के लिए लिखा। ठीक है, दोनों के लिए इक्वेशन तो y LHS सेम था, इसलिए हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। हमको फाइनल आंसर x इक्वल्स टू -a मिल गया। अब ये फाइनल आंसर है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख देंगे -a, y की वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन अभी हम y की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ना एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन में जो ऑप्शंस गिवन है ना उनको देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्वेश्चन में ऑप्शंस गिवन है ना उन ऑप्शंस में y कहीं है ही नहीं, which means कि सिर्फ x से भी हमारा काम चल जाएगा। हो सकता है मतलब इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी लाइंस हो सकती हैं जो y जिसमें y भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऑप्शंस में तो ऐसी कोई लाइन गिवन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ x इक्वल्स टू -a हमारा आ गया, और ये x इक्वल्स टू -a कब आया, जब x प्लस a 0 हो रहा था तब। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस a इक्वल्स टू 0 ये एक ऐसी लाइन है जो इस पॉइंट से पास होगी। ये पॉइंट जो है वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रहती है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए हैं उसमें पूछ लो। तो बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें बेसिक हमारी जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है कॉनिक सेक्शन के लिए वो यूज में आने वाली है। तो यहाँ पे ना हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ना हम लोग क्वेश्चन को ना थोड़ा सा उल्टा सोचेंगे। कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन को सीधा सोचने के बजाय उल्टा सोचो तो वो ज्यादा जल्दी हो जाता है। देखो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, थीटा पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग से थीटा पूछा जा रहा है, तो अगर आप बताओ tan थीटा बता लेंगे तो बात बन जाएगी। और tan थीटा होता क्या है, ये स्लोप होता है। ठीक है, और स्लोप का मतलब हम लोग m से हमेशा, ये पेन मुझे चेंज करनी चाहिए आई थिंक। तो सबसे पहले तो आप लोग देखो यहाँ पर हम लोगों से पूछ क्या रहा है, थीटा पूछ रहा है, तो tan थीटा हम लोग बता सकते हैं। tan थीटा का मतलब होता है स्लोप। ठीक है, और स्लोप को हम लोग m से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें m पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अब ना ये जो m होता है, मतलब ये जो स्लोप होता है, इसको सिर्फ tan थीटा या m से ही डिनोट नहीं करते। अगर हम डेरिवेटिव निकाल लें ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, अगर हम पैराबोला की जो इक्वेशन हमें गिवन है उसका डेरिवेटिव निकाल लें तो हम वहां से भी
वही डेरिवेटिव जो है वो पूरा स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर इसको इरेज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये आपको ना एक ओवरऑल मैप बताया गया है, यहाँ पर एक आइडिया देगा आपको कि आपको क्वेश्चन को कई बार सोचना कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे। आपने लिख लिया, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन ईदर साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2y, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, यही तो होगा ना। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब अभी हम लोगों ने यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो डेरिवेटिव होता है वही स्लोप होता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट द स्लोप, तो यहाँ पर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप दैट इज m की वैल्यू क्या आ गई, x आ गई, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो टेंजेंट है हमको इसका स्लोप मिल गया, ठीक है, m इज इक्वल्स टू एक्स मिल गया हमें इसका स्लोप। अब ये जो टेंजेंट है ये टेंजेंट 1,1/2 से पास हो रहा है, तो जाहिर है इस टेंजेंट पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा, y की जगह 1/2 रखेंगे सेटिस्फाई हो जाएगा। इस टेंजेंट की जो भी इक्वेशन रहेगी वहां पर अगर हम लोग x की जगह 1 और y की जगह 1/2 रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। इसका मतलब जो स्लोप जिसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू ये देखो, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y का कोऑर्डिनेट है, तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखने पे सेटिस्फाई हो रहा है, विच मींस स्लोप की वैल्यू अगर x है तो हम स्लोप की वैल्यू को 1 भी रख सकते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर हमको स्लोप मिल गया, स्लोप m इक्वल्स टू 1 मिल गया, विच मींस tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 1 मिल गया, क्योंकि m क्या है, tan थीटा के बराबर ही तो है, m और tan थीटा सब स्लोप ही है, m है, tan थीटा है और डेरिवेटिव है, ये सारे स्लोप्स को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। जिस क्वेश्चन में हमें जो तरीका ज्यादा यूजफुल और ज्यादा इजी लगता है हम उस क्वेश्चन में वो तरीके को यूज करते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू 1 है, विच मीन्स कि अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन में जो डिग्रियां दी हुई हैं उस हिसाब से tan 45 डिग्री हमारा 1 आ जाएगा। हालांकि जनरल फॉर्म में आंसर कुछ और है, बट यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म नहीं यूज करना है। थीटा की वैल्यू 1 tan में कब कब आती है उसका एक जनरल फॉर्मूला है, तो हमें यहाँ पर जनरल फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ऑप्शंस को देखना है, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है तो हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो जहां 1 है वहां tan 45 भी लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर tan थीटा दोनों तरफ इनवर्स भी लगा सकते हैं वैसे तो, और अगर tan थीटा tan 45 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू 45 के बराबर नहीं हो जाएगी, ठीक है, थीटा की वैल्यू 45 के बराबर हो जाएगी और यहां से हमारा आंसर ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ना बिल्कुल 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 भी कोई भी चीज आपको याद नहीं रखनी, आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो ये कि tan थीटा, m और डेरिवेटिव ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं वो स्लोप को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। बस जिस क्वेश्चन में हमें जो तरीका यूजफुल लगते हैं हम उस क्वेश्चन में उस तरीके को यूज कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा दिख रहा था कि डेरिवेटिव के तरह से हम लोग चाहें तो इसको निकाल सकते हैं इसका आंसर, और कोई तरीका हम लोग यहाँ पर कर नहीं सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने डेरिवेटिव्स को यूज किया। डेरिवेटिव की वैल्यू x आ गई, विच मीन्स हमारा m की वैल्यू x आ गई, ठीक है, हमारा स्लोप x आ गया। और चूंकि ये जो टेंजेंट है ये 1,1/2 से पास हो रहा है, विच मीन्स कि x की जगह 1 और y की जगह 1/2 रखने पे सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, और यहाँ पर y दिया नहीं था, सिर्फ x दिया था, तो x की जगह हमने 1 रख दिया। तो जो स्लोप अब तक x दिख रहा था वही स्लोप अब 1 है, क्योंकि 1,1/2 से पास हो रही है टेंजेंट। अब tan थीटा की वैल्यू 1 है तो tan थीटा की वैल्यू tan 45 भी होगी, मतलब 1 की वैल्यू 1 जो है वो tan में tan 45 के बाद साथ में आता है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आज के लिए हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चंस थे जो हम लोगों को कॉनिक सेक्शन टॉपिक में सॉल्व करने थे। देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस जो कॉनिक सेक्शन में हमें सॉल्व करने हैं, लेकिन अभी आज के इस सेशन के लिए हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अगले सेशन में
वी विल ट्राई कि हम कॉनिक सेक्शंस के और भी पीवाईक्यूज को आपके साथ लेकर आए और डिस्कस करें। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इन इक्वेशन के भी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए भी आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए भी, तो आपको ये वीडियो भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार कहती हूँ वो ये कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए ज्वाइन करने को बोलते हैं हर बार क्योंकि यहाँ पर हम लोग पोल्स डालते हैं जिसमें क्वेश्चंस होते हैं ऑफ कोर्स। तो होगा क्या कि आपको हर बार एक नए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर बार आपको अलग से कहीं से क्वेश्चंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और साथ ही आपको डिस्कशन करने का मौका मिलेगा और अलग अलग बच्चों के साथ। और इसके अलावा आपको कंपटीशन की फीलिंग भी आएगी जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है। तो ये हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है। अगर आपको कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी होती है तो आप लोग यहाँ पर हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आज का ये सेशन आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मुझे तो पढ़ाने में बहुत मजा आया कॉनिक सेक्शन, आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत मजा आया होगा, आई होप सो। तो फिलहाल एंड करते हैं आज का ये सेशन, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक खूब प्रैक्टिस करिए और खूब पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।